अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस नशस्त में हमारे साथ मौजूद हैं साउथ वज़ीरिस्तान NA42 के PTI के हिमायत याफ्ता MNA ज़ुबैर वज़ीर साहब। आज हम ज़ुबैर वज़ीर साहब के सामने वज़ीरिस्तान का मुकदमा रखेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में जो मसाइल है उन पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ज़ुबैर साहब का वज़ीरिस्तान के हवाले से क्या विज़न है उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया असदुल्ला साहब, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से, थैंक यू। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि आपने सियासत का सफ़र कैसे शुरू किया? एक दरस व तदरीस के शोबे से आप वाबस्ता थे, उसके बाद सियासत में आना, ये कब हुआ, कैसे हुआ? असल साहब, वैसे इंसान को ये होना चाहिए कि मतलब जो इंसान हो वो सियासी लाजमन होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्टिव सियासत लेते हैं, कुछ इस तरह टाइम गुजारते हैं। मैंने 2002 में मुशर्रफ के दौर में ये BA जो उनने शर्त रखा था, उस टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने किया था ANA के लिए। मैंने कागजात जमा किए थे, मैंने इलेक्शन लड़ाए, लेकिन वो हमारी शुरुआत थी उस वक्त, लेकिन कोई एक्टिव इलेक्शन हमने वो नहीं लड़ा। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे इलाके के जो हालात थे वो ख़राब होते जा रहे थे, ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद मतलब तालिबान थे और टारगेट किलिंग मैं अटेम्प्ट करता था, एक्टिव इलेक्शन नहीं किया। फिर 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा है PK पे, एक्टिव इलेक्शन लड़ा था। अब जो ना दोबारा मैं यहाँ पे मतलब अभी 2024 में मैंने एक्टिव में अपर और लोअर वज़ीरिस्तान के लिए मतलब मैं आया हूँ। ये PTI में मैं तकरीबन 2002 से पहले मैं इसको मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता में जो ना इस पे वो इधर जो धरना शुरू हुई थी कौन से 2016-14 में थी। यस। उसके मतलब उसमें मैंने प्रॉपर वो किया है, मतलब एक्टिव मैंने इसमें हिस्सा भी लिया है और एक्टिव मतलब मैं इसका। अच्छा, 2002 से आप PTI से वाबस्ता है? 2002 से वाबस्ता। क्या वजह थी? PTI क्यों? उस वक्त तो PTI इतनी डोमिनेट भी नहीं कर रही थी, बाकी पार्टियां मौजूद थी, PML नून, पीपल्स पार्टी, तो जमीयत, तो आपने PTI को क्यों ज्वाइन किया था? एक मैंने ज़िंदगी में एक पार्टी में मैं गया हूँ, वो PTI है। इससे पहले मैं किसी दूसरे पार्टी में मैं न गया हूँ और न मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था। वजह, एक ख़ास वजह इसमें ये थी कि उस टाइम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करप्शन की बात कर रहे थे, इनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर था। और दूसरी मुझे ये पता चलता था, उस वक्त ये पता चलता था कि ये पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इसी साइड पे ज़्यादा नौजवान आएंगे, इसमें हम बेहतरीन बात भी कर सकते हैं और दौर भी इसका है। लेकिन उस टाइम जो ज़्यादा मुझे मुतासिर किया था वो करप्शन ने मुझे मुतासिर किया। करप्शन का जो नारा था उसने आपको बड़ा मुतासिर किया, बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। और तबीयत से भी मैं इन चीज़ों का खिलाफ हूँ, बस मज़ा दे रहा था। अगर जिस टाइम में चुप रहता तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था। और दूसरी बात ये कि ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट, अभी जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट एक्स फाटा, इसमें उस टाइम में ये सोच रहा था कि इसमें ज़रूरी है कि सियासत हो जाए। वाहिद एक पार्टी थी, मैं उस टाइम समझता था कि मतलब इसमें यंग्स ज़्यादा आएंगे, इसमें हम जो ना अपनी बात और जो ना हमारा जो नज़रिया होता है इसमें मतलब हम अपने इलाके को जो ना अपनी बात कर सकते हैं अपने इलाके और अपने मसाइल पे इसी प्लेटफार्म से। तो उस टाइम मैंने ये फैसला किया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि चूँकि एक यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म था PTI, इसलिए आपने ज्वाइन किया, मसाइल की बात कर सकते थे। तो यही से आपसे सवाल का आगाज़ करते हैं। ज़ुबैर वज़ीर साहब के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? असल सबसे बड़ा मसला अमन है। अमन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अमन ना हो तो उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी अमन है। अमन कोल्ड वार से लेकर फिर 9/11 और 9/11 से अभी तक 24 साल जितने मसाइल और जितने जो कुछ हमने देखे हैं, मतलब सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अमन ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। अमन की बात हो तो हम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके हम MNA भी हैं, लेकिन अमन में हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे अमन होगी। अपर, लोअर और नॉर्थ जितना भी हो सके हमसे कि मतलब यहाँ पे अमन हो, हम बात कर ले, मतलब हम कोशिश कर ले।
اس کے بعد جو نا ہماری جو آبادی ہے وہ ینگس کی ہے اور بہت سارے ینگز ہے اور ہمارے علاقے میں اس کو ہماری پریورٹی ہوگی. میں نے سی ایم کے ساتھ بات کی ہے کہ مطلب ہم اس کو انگیج کریں گے, یوتھ کو آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں. یوتھ کو ہم انگیج کریں گے اور یوتھ کی انگیجمنٹ کے بغیر اس ہمارے علاقے اور اس کی ترقی کا کوئی حل نہیں ہے. وجہ یہ کہ آج کل یوتھ ہے مطلب وہ جو بوڑھے تو وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں, مطلب وہ تو ہم سے گئے ہیں تقریباً, لیکن یوتھ پہ ہماری زیادہ وہ ہوگی, فوکس ہوگی اور اس پہ ہم وہ کر لیں گے. اس کے لیے سپورٹس ضروری ہے. سی ایم کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے زمینیں بھی لیں گے اور اگر نہیں ہو سکے وہ لوور پہ مسئلہ ہے زمینوں کا, مطلب وہ ہر ایک گاؤں کو ہم ایک لیز پہ اگر ہو سکے کہ ہم اس کو جو نا گراؤنڈ دے دیں, ہم اس کو انگیج کر لیں. اور دوسری سائڈ پہ ہمارے جو نا اور جابز میں بھی ہم اس کو وہ کر لیں گے کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ایسی نہیں اس طرح پڑے ہیں, مطلب ڈپارٹمنٹ میں جابز نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم اس سائڈ پہ ان کو لے آئیں اور اس کو ہم امپلائمنٹ اپرچونٹی بھی کر لیں. اچھا, آپ نے امن کی بات کی اور آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی سابقہ فاٹا وزیرستان سے ہے, میں بھی ایک قبائلی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے فاٹا میں امن کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم امن قائم نہیں کر سکے وہاں پہ؟ 9/11 سے پہلے اگر دیکھ لے تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ پورے ملک میں جو نا ہم فاٹا کے لوگ اور یہ امن پسند لوگ تھے, امن تھی. لیکن 9/11 کے بعد بہت بڑا واقعہ تھا ادھر افغانستان میں, جو رجیم چینج ہو گئی تو یہ لوگ ادھر آ گئے, تو لازمی بات ہے کہ امن خراب ہوا ان کی وجہ سے. تو وہ ٹائم لے گا, ابھی بھی مطلب وہ سب کچھ موجود ہے, مطلب آہستہ آہستہ, لیکن امید اچھی ہے ٹھیک ہو جائیں گے حالات. یہ مرج ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ہیں مطلب ہم آخری بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ لازمن بھی ہے کہ مطلب یہاں پہ حالات خراب ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو پالیسی تھی ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں, غلط ہوئی ہے, کم از کم اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے بزرگان, یوتھ اور نوجوان کافی لوگ قتل ہو گئے, ڈرون ہو رہے تھے, تو اس وجہ سے مطلب جو امن خراب ہوئی. ابھی اگر آپ دیکھ لیں خان صاحب کی جو حکومت آئی تھی 3 سال 3.5 سال, اس میں ڈرون نہیں ہوئے اور خودکش حملے نہیں ہو رہے تھے, کافی بہتری آئی تھی. ابھی دوبارہ ہمیں جو نا کچھ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کر لیں گے, آخری حد تک جائیں گے کہ سب سے پہلے امن قائم ہو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی ویسے کیا پالیسی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح امن کو قائم کیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ میں آپ نے ڈرون کا ذکر کیا, میں سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ رہا تھا کہ شاید کچھ ایشو ہوئے ہیں وہاں پہ, کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے. واقعی میں کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے وہاں پہ آپ کے علاقے میں جنوبی وزیرستان میں؟ ہاں بالکل, چند دن پہلے یہ اپر وزیرستان میں بالکل ڈرون اٹیک تھی اور ڈرون اٹیک ہوا ہے. تو اس کی ہم مخالفت بھی کرتے ہیں, آپ مذمت بھی کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, غلط کام ہوا ہے. جب ایک ڈرون کا یہ مسئلہ نہیں کہ 4-5 بندے اس میں شہید ہو جائے, یا مطلب مسئلہ ہے کہ سارے علاقے پہ اس کا اثر پڑتا ہے, سارے اس کی کا ریئیکشن لازمن ہوتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. اس کے یہ بڑی پالیسی ہے, ہم اس کی مطلب کوشش کر لیں گے کہ مطلب ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم بولیں گے کہ مطلب یہ پالیسی آپ اس کے آواز بھی اٹھائیں گے کہ پالیسی کو چینج کر لو. اگر اس طرح ہو تو ادھر سے ڈرون ہو تو نیچے سے لازمن ریئیکشن آئے گا. اس طرح امن ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا متبادل یہ کہ مطلب یہ مرج ہو چکے ہیں, پولیس سے اس کو مطلب مضبوط کر لے. یہ کام وہ بھی کر سکتے تھے, پولیس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. مطلب اگر وہ مضبوط ہو تو اتنا مطلب اس سے حالات خراب نہیں ہو سکتے. جو دہشت گرد ہو بے شک اس کو پکڑے, اس کو جو بھی سزا ہو. اس کی ہم دہشت گردی کو مخالفت کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے ڈرون اور پھر غلط جگہ پہ مطلب اس میں کم بچے بھی تھے اور فیمیل بھی تھی, اس میں پورا ایک گھر تھا اس پہ, اس طرح کے تو اور لوگوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے, سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتے ہیں اور وہ علاقے بھی اثر پڑتے ہیں. تو اس سے حالات لازمن خراب ہوں گے. ہم کوشش کر لیں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, جہاں تک ہو سکے ہم اس میں آگے جائیں گے. اچھا, ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں امن کو وزیرستان میں کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے؟ جو دہشت گردی ایک نئی لہر آئی ہے, کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارے پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہاں سے جو نا وہ صحیح معنوں میں کہہ دے کہ مطلب وہ پالیسی ٹھیک کر دیں تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر یہ جو دہشت گرد ہوتے کوئی نان مسلم نہیں آیا, مسلمان لوگ ہیں,
दहशत गर्द है। मतलब है इसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, जो भी तरीका हो इनके साथ मुज़ाकरात कर ले। इस तरह हालात अक्सर मुल्कों में इलाकों में आते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात कर ले, जो पॉसिबल हो उनके साथ वो कर ले। उम्र भर इस तरह हम न चल सकता है, न कोई तरीके न चलने का हम वो देंगे कि हमारा उम्र भर ये चीज़ बच को 9/11 हुई थी, मतलब है अभी तो उधर तालिबान भी वो अपना मुल्क भी बन गया है, तो अभी तो नहीं होना चाहिए कि मतलब बॉर्डर भी सील है, खारदार तार भी लगी हुई है, हम में पता नहीं कि किधर से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात एक वाहिद हल है। अच्छा मेरे साहब, बड़ा अहम इशू है और लोगों ने काफ़ी कहा कि मैंने साहब से ये सवाल भी पूछा जाए। साउथ वज़ीरिस्तान आपके MNA बनने से पहले ये 2 वहाँ पे डिवाइडेड था, 2 MNAs होते थे, अब ये बाइफर्केशन हुई है। वाना टांग ये एक ही वज़ीर जो ट्राइब है, जो मैसूर ट्राइब है आपकी जनूबी NA 42 में, वो अब एक ही उनका MNA है, एक ही नुमाइंदा है, और चूँकि वो आप है। अब वहाँ पे मसला ये है कि जो ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स है वो टांग में है, और आपसे जो वाना के लोग हैं वो ये डिमांड करते हैं कि डिपार्टमेंट्स इनकी भी इसी तरह नुमाइंदगी होनी चाहिए, या आप वाना में भी लेकर आएँ। जो मैसूर ट्राइब है, टांग वगैरह जो दीगर इलाके हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पे रहें। तो आपकी क्या पॉलिसी है, इसको आप किस तरह डील करेंगे, किस तरह इसको बैलेंस करेंगे कि जो वाना की जो वज़ीर ट्राइब है उनको भी हिस्सा मिल जाए, और जो मैसूर ट्राइब है आपके हल्के के अंदर उनको भी हिस्सा मिल जाए? वाकई एक बहुत सीरियस और बड़ा मसला भी है। ये जो डिस्ट्रिक्ट, जिस दिन से ये डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, अभी हमारी कोशिश है कि वहाँ पे इनके लिए एक मसला था कि जगह भी नहीं है और डिपार्टमेंट के लिए वो बिल्डिंग्स वगैरह भी नहीं थे। लोअर वज़ीरिस्तान में हम वहाँ पे ZNC कॉलोनी है, इसमें आर्मी की वो है, हमने CM के साथ बात की, वो हमने इनसे कीमत पर लिया है, मतलब वो लाइन डिपार्टमेंट को देंगे। अभी हम इस पे लगे हैं, मतलब एग्रीमेंट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम डिपार्टमेंट को लोअर वज़ीरिस्तान में ले आएंगे। और अपर वज़ीरिस्तान का ये मसला है कि वहाँ पे हमारे अपर वज़ीरिस्तान के जितने भी कौमें हैं इनका भी मसला है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। हमारी पॉलिसी है कि आपको ये डिपार्टमेंट अपर वज़ीरिस्तान में ले जाएँ। मैं इनमें इंटरेस्ट नहीं हूँ कि मतलब जहाँ पे भी उन्होंने बनाने, मतलब ये हेडक्वार्टर जहाँ पे बनाना है, जी। इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। वो हमारे अपर वज़ीरिस्तान के वही लोग जो ना फैसला कर लेंगे, लेकिन मैं इसी कोशिश में हर सूरत में हम उसको अपर वज़ीरिस्तान ले जाएंगे। अभी हमने इसको इनके साथ बात की हुई, ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पे बिल्डिंग हो, जगह हो, हम वो लोअर वज़ीरिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता वो बैलेंस कैसे रखें? अगर आप इसको अपर वज़ीरिस्तान लेके जाएंगे, लोअर वाले नाराज़ होंगे, लोअर वज़ीरिस्तान लेके आएंगे, अपर वाले नाराज़ होंगे, किस तरह बैलेंस रखेंगे आप? अभी डिस्ट्रिक्ट अलग है तो उसके अपने होंगे, हमारे अपने होंगे, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अब अपर का अपने जो ना वो डिपार्टमेंट है और लोअर का डिस्ट्रिक्ट, ये मसला भी ख़त्म हो चुका है। ये मसला नहीं है, सिर्फ वहाँ पे मसला ये है कि वो वहाँ के जो कबीले होते हैं वो ये फैसला कर ले अपर में कि हमने कहाँ पे बनाना है, हेडक्वार्टर दफ्तर कहाँ पे बनाना है, ये वो उनका मसला है। लेकिन हमारी कोशिश है कि अपर वज़ीरिस्तान में ले जाएंगे, लेकिन फैसला उनने करना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो अपर वज़ीरिस्तान के एल्डर्स हैं, मशरान हैं, वो आपको जगह बता दें कि आप यहाँ पे डिपार्टमेंट को शिफ्ट करें, तब आप वो वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और जब ये फैसला करते हैं, आपके सामने आते हैं कि जी हमने यहाँ पे इन डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना है, तो फिर कितना टाइम फ्रेम लगेगा इनको शिफ्ट करने में? और मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो फैसला जल्दी कर दे, जो एल्डर्स होते हैं, जो मशरान होते हैं, वो फैसला कर ले। मैंने CM के साथ बात की और हर इमरजेंसी बेस पे हम इसको ले जाएंगे। इसके बगैर अमन भी नहीं आ सकती, हमारे डिपार्टमेंट नहीं जा सकते। मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, वहाँ से चट्टान से अपर वज़ीरिस्तान चलाना ये नामुमकिन है। ये पहले जो अमन ख़राब हुई है, मेन वजह यही थी कि हमारा DC इधर टांग में बैठा होता था और अपर वज़ीरिस्तान तमाम डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी वज़ीरिस्तान है, तो टांग से वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब भी जो अपर वज़ीरिस्तान में बैठ जाए और लोअर में हमारा अपना DC बैठ जाए और सारे डिपार्टमेंट, तो फिर वहाँ के लोग और मसाइल फिर ईज़िली मतलब है हम हल भी कर सकते हैं। उनको पता भी होता है कि ये मेरा मसला है। अभी इनको ये पता नहीं चलता कि मेरा मसला ज़ाहिर है, क्योंकि मैं किधर जाऊँ, कहाँ से मैं हल कर लूँ, ये मेरा मसला है। और अमन के लिए भी ये काम ज़रूरी है कि जिस दिन डिपार्टमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ तो काफ़ी हद तक जो ना ये अमन भी आ सकती है और डिपार्टमेंट और ये सिस्टम भी चल सकता है। ठीक है, आप ऑन एयर ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप लोगों को मशरान जगह बताएंगे, आप फ़ौरन इसको इमरजेंसी बेस पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, 2 दिन कबल
बल्कि 2 हफ्ते कबल सॉरी वाना में आई थिंक सो एक गर्ल्स स्कूल था जो कि वावा के जिन्होंने बुनियाद रखी थी, वो उनकी उसकी इमारत को गिराया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है, तो मैं इसी से इस सवाल को लिंक करता हूँ। क्या समझते हैं कि एजुकेशन वहाँ पे आपके इलाके हल्के में कैसी है, उसका स्टेटस क्या है, और साथ साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि चूँकि जिस तरह के हालात ख़राब हो रहे हैं तो फिर आपकी क्या पॉलिसी होगी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लोअर वज़ीरिस्तान में इनसे पहले भी 9/11 के वक्त हमने ये फैसला किया था कि लोअर वज़ीरिस्तान में कि हम जो ना स्कूलों को और अस्पतालों को मस्मार नहीं होने देंगे। काफ़ी हद तक हम इसमें लोअर वज़ीरिस्तान वाले जो हमारे एल्डर्स थे, वो जो स्टेक होल्डर्स, तो हम इसमें कामयाब हुए थे। ये बिल्कुल जो जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे घर के सामने है, बिल्कुल अच्छा, नज़दीक है, तकरीबन चंद गज के फासले पे मेरे घर के सामने। तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। इसके पे हम लोगों ने बात भी की है, हमने अपने मशरान से भी और अपने इलाके के लोगों से फ़ौरन हमने दोबारा स्टार्ट भी किया हुआ है, मज़म्मत भी की है, लेकिन धमाका हुआ है। हमने डीसी से भी कहा है कि मतलब इसकी वो बैक तक जाए कि किसने किया है और क्यों किया है, मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पे हम लगे कि मतलब किस तरह मतलब अभी तक किसने जिम्मेदारी नहीं की, वो कबूल नहीं किया, लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं है। फ़ौरन जो ना वो बिल्डिंग हमने दोबारा वो किया, तकरीबन बराबर किया है वो जो शुरू थी। तो इस तरह होता रहता है। मतलब हम इसकी हद से ज़्यादा मुखालफत भी करते हैं, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं कम से कम स्कूल और अस्पताल को बिल्कुल ऐसा, जो तालीम के दुश्मन है वो वज़ीरिस्तान के दुश्मन है, वहाँ के लोगों के दुश्मन है। मैंने सब ये बताइएगा कि एजुकेशन, तालीम कितनी ज़रूरी है आपकी नज़र में? ज़रूरी तो इतनी कि इसके बगैर तो अगर मैं ये समझूँ कि तालीम ना हो तो जानवर समझे तो जानवर है, तो इसके बगैर नामुमकिन है ज़िंदगी। हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारा मुल्क है, जिस तरह दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम भी इंसान है कि हम भी इतना तालीम और इनके साथ हम चलते रहे। अगर मतलब जो हुकूमतें हैं या हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, अगर इस साइड पे वो तवज्जो न दे तो नामुमकिन है कि अमन आ जाए। इसके बगैर ना अमन आ सकती है। इस तरह के लोग पैदा होंगे और ये धमाका और ये टारगेट किलिंग, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इनको मिलेंगे जो अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। सही है। हम यही चाहते हैं कि मतलब पुरअमन लोग, पहले भी पुरअमन लोग थे, अभी पुरअमन लोग थे। ये अक्सर ये इंटरव्यू वगैरह मुझसे पूछा जाता है कि ये वज़ीरिस्तान के लोग मुहब्ब वतन है कि नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम मुहब्ब वतन थे, मुहब्ब वतन है और मुहब्ब वतन रहेंगे। लेकिन ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है ये 9/11 के बाद या कोल्ड वार में, चलो कोल्ड वार तो हम छोटे थे, चला गया है, लेकिन ये 9/11 के बाद तो हमने इतना कुछ देखा है, इतना कि आखिरी हद तक जो ना बंदा मजबूर हो जाता है कि मतलब मैं किस तरह यहाँ पे किस तरफ जाऊँ, मैं क्या कर लूँ। ये वाकई ये मुश्किल है, लेकिन इसका वाहिद हल यह है कि अमन हो और एजुकेशन इसका बेहतरीन हल है। और एजुकेशन के साथ साथ अपने इलाके में रोज़गार भी हमारा मसला है कि रोज़गार ना हो तो फिर आप एजुकेशन नहीं कर सकते। सारे आपस में लिंक है। ठीक, एक ही सेक्टर आपका ख़राब हो जाए तो मतलब रोज़गार ना हो तो आप एजुकेशन नहीं कर सकते। एजुकेशन फिर नामुमकिन है। तो हम कोशिश कर लेंगे कि एजुकेशन के लिए हम वहाँ पे रोज़गार का भी इस तरह मौके हम पैदा कर लें। हमारा बॉर्डर है तकरीबन 4-5 महीने से बंद पड़ा है, तो यही एक उस पर भी आते हैं। मैंने सब आपने बड़ी अहम बात की कि अगर एजुकेशन है तो बाकी जितनी भी शोबे हैं, या अगर ये कह लें कि तरक्की जो है वो एजुकेशन के साथ लिंक्ड है। तो ये बताइएगा कि आपका विज़न क्या है? मुझे आपकी विज़न में इंटरेस्ट है कि आप तालीम के लिए, NA42 के लोगों के लिए, वहाँ की ख़वातीन के लिए, उनकी तालीम के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आपका विज़न क्या है? मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने सेम के साथ मैंने इनके साथ मीटिंग हुई, CM के साथ। हम इस पे मुत्तफ़िक़ हैं कि मैंने आपसे बड़े बड़े बिल्डिंग चाहता हूँ, न रोड्स की ज़रूरत है। फ़िलहाल जो कुछ हमें मिला है एजुकेशन और द हेल्थ में, इसको जो है ना हम फंक्शनल कर दें, मतलब है कि हम इसको स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बिल्डिंग पड़े हैं लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा है। स्कूल्स भी हैं एक हद तक, लेकिन
कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है, मुख्तलिफ मसले, ये हमारे साथ एग्री है। CM साहब इमरजेंसी बेस पे हमने जो ना शुरू भी किया है कि फर्स्ट पहले 1 साल में जो हम कुछ कर रहे हैं एक एजुकेशन और हेल्थ पे करेंगे, वो हमारे साथ एग्री है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरजेंसी बेस पे मतलब आपके लिए पैसे रख सकता हूँ कि मतलब जहाँ पे इमरजेंसी हो कि मतलब वैसे भी मैं आपके लिए फंड रख सकता हूँ कि इसको हम आगे ले जाएँ। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारी बात हुई है। अभी मैंने 25 स्कूल दिए, 2-3 हफ्ते उन्हें टाइम आ गए। 25 नए स्कूल आपने दिए? नहीं, जो पुराने बंद पड़े, ठीक, उनको फंक्शनल करने के लिए, ठीक है, वो 1-2 हफ्ते में जो ना स्टार्ट इस पे हम शुरू हैं। इसके साथ फीमेल की हमने दिए हैं, मेल के भी दिए। दूसरा फैसला हमारा ये हुआ है कि वहाँ पे कोई एक डिग्री कॉलेज है और एक अपर में जी मैं इसी पे बात भी करना चाह रहा था, वहाँ डिग्री कॉलेज के ऊपर। तो खैर वो बात कर ले। अभी जो ना स्कूलों तो हमने वो क्या हुआ है कि हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन बिल्डिंग्स किसके बने नहीं है, ऐसे नीज का मसला है। तो इस पे इमरजेंसी बेस पे हमने ये किया कि हम फ़ौरन अपर और लोअर वजीरिस्तान में एक मेल और एक फीमेल के, अपर में भी और लोअर में भी इमरजेंसी बेस पे हम इसको हायर सेकेंडरी मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लास हम शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि महीने और 2 महीने के अंदर इस पे महीने और 2 महीने के अंदर आप हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसको आप शुरू करें, उनकी जो क्लास उसको शुरू करने की हमने हमारी जो इनके साथ मीटिंग हुई, प्रॉब्लम इसमें बहुत है, ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट ले सकते हैं। इसके मुतबादिल हमने रास्ता ढूंढा है। इसमें चकमलाई गर्ल्स हाई स्कूल चकमलाई, यहाँ पे हम स्टार्ट ले सकते हैं। एक मकीन में भी ले सकते हैं और दूसरी जो ना गवर्नमेंट हाई स्कूल वाना में हम स्टार्ट ले सकते हैं। ये पॉसिबल है। 4 जगहों पे फर्स्ट आप डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई है, मतलब ये पॉसिबल है। इंशाल्लाह करीब हम इस पे स्टार्ट लेंगे। ठीक है। अच्छा, फीमेल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप इस बारे में क्या कहते हैं और उसके लिए फ़ीमेल एजुकेशन के लिए क्या करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, जितना मेल ज़रूरी है, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया है कि इन मेल से ज़्यादा फीमेल ज़रूरी है। इसके लिए हमने जो ना डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। इसी तरतीब से जो मेल के स्टार्ट हो रहे हैं इसमें फ़ीमेल की भी है। इनसे ज़्यादा हमने फ़ीमेल का पे तवज्जो भी दिया है। मसले छोटे मोटे मसाइल है उसको हमने हल भी किया है और हल करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अनकरीब अगर 2-3 महीने बाद जो हम हमसे पूछेंगे तो काफ़ी बेहतरी आई होगी। वो हमारे साथ वादा भी किया हुआ है और जो मतलब जो मसले भी है हमने इमरजेंसी बेस पे हमने नोट भी किए हैं, उस पर चंद हल हुए हैं और जो छोटे मोटे मसाले उसको हम हल कर देंगे, बिल्डिंग है सब कुछ के। लेकिन सिर्फ मसले को फंक्शन नहीं कर सकते, वो छोटे मोटे मसले इसको हम हल कर देंगे। अमन का भी बहुत मसला है कि आजकल दोबारा फीमेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन हम इसका मुकाबला हर सूरत में करेंगे। फीमेल के लिए लोअर वजीरिस्तान में हमने बसों का बंदोबस्त किया हुआ है, ठीक है, कि मतलब लोग को जो ज़्यादा आबादी है हमें इसमें बसें चलती हों, तो वो भी हमने किया। इंशाल्लाह करीब वो भी हम इनको देंगे। और दूसरी बात, वहाँ पे रिहाइश का मसला है इन सारों का, मतलब कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई टीचर हो, इनके रिहाइश का मसला है, इसका भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। तो मतलब ये एक प्लान है, आप चाहते हैं कि तो अनकरीब इंशाल्लाह इसको हम अच्छा हम दोनों का चूँकि ताल्लुक़ जो है वज़ीरिस्तान से है, हमारी जो सोसाइटी में फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से जो परसेप्शन पाई जाती है कि ख़वातीन को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ख़वातीन घर पे बैठी रहें, आप जो वहाँ के चूँकि अब नुमाइंदा है, आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप वहाँ के लोगों को कन्विंस कर सकें, या कोई इस तरह आपका इरादा है कि आप इसके लिए एक मैस इनरोलमेंट कैंपेन चलाएंगे या फीमेल एजुकेशन के हवाले से कोई कैंपेन चलाएंगे आप? बिल्कुल है। मैं इनसे पहले MNA नहीं था, मैं वाना वेलफेयर एसोसिएशन का सदर भी रहा हूँ। अच्छा, और मैं एक्टिव मेंबर भी था इनका। और बहुत सारे कैंपेन हमने किए हैं। बहुत मुश्किल हालात में हमने जो ना इनका मुकाबला किया, वो सख्त दिन गुजर चुके हैं। अब तमाम जितने भी लोग हैं वो इनके लिए फीमेल के लिए तैयार हैं। वो कुछ चीज़ें जो वो स्कूल भेजते हैं, कोई मसला अभी ये नहीं है, लेकिन मसला अगर है तो हमारी हुकूमत से, हमारे स्कूलों से, हमारे इदारे से, कि मतलब है वो फंक्शनली है, वो फैसिलिटी नहीं है। और लोगों के से, आवाम से कोई मसला ये अभी तक नहीं है। मतलब इसमें हम कामयाब हो चुके हैं। मतलब वो दो ख़त्म हो चुके हैं कि लोग इसको बुरा माने के स्कूल न ले जाएं और ये करें। अगर हम इसको उम्मीद है कि अगर हम इसको बस से दे दें तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन भी है। और इसलिए मतलब लोग के मतलब वो इज़्ज़त के साथ अपने कॉलेज और स्कूल में वो ले जाएं तो काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा MNA साहब, हेल्थ एक और अहम सीरियस इशू है, और हमने देखा है कि जो आपके हल्का के लोग हैं, इवन जो हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोग हैं, वो दूसरे सिटीज़ में जाते हैं अपने पेशेंट्स को, जो उनके
فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. تو آپ کا ہیلتھ کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ اور میں اس میں جو وانا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ایز سچ فنکشنل نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے. تو کوئی ہاسپٹل یا جو وانا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی فنکشنلٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ بھی آپ کی اس پلان میں شامل ہے نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ کوئی وہاں پہ نئے ہاسپٹلز آپ بنانے جا رہے ہیں یا نہیں بنانے جا رہے ہیں. فی الحال تو نئے ہاسپٹلس کا وہ نہیں ہے، چونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ بنائیں گے. لیکن جو کچھ ملا ہے ہم اس کو فنکشنل کر لیں گے. آپ کو یاد ہو کہ ان سے پہلے یہ حکومت یا اس میں فیل ہو گئی تھی، گورنمنٹ نہیں چلا سکتے تھے. اب ایک پالیسی آئی تھی کہ اس کو تھرڈ پارٹی کو مسئلہ دینا چاہیے، کوئی اس طرح پالیسی تھی. ابھی جو نا یہ تھرڈ پارٹی نے لیا ہے، کافی بہتری آئی ہے. میں ایک حد تک ان سے مطمئن ہوں. ہمارے 2 ہاسپٹل ہے، ایک ہیڈ کوارٹر ہے اور دوسرا شولان پہ جو ہمارا فاطمہ کیا نام ہے اس طرح کوئی ہاسپٹل ہے، وہ جو چل رہے وہ تھرڈ پارٹی چلا رہے ہیں، مطلب کوئی NGO والوں نے لیے. تو اس کے معمولی سے مسائل تھے، ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ ہم نے حل کیے ہیں. مطلب ایک حد تک مطمئن ہے لیکن زیادہ مطمئن نہیں ہے. دن بہ دن ہم اس کو کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو بھی کمی ہو ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. کہ مطلب جو ایگریمنٹ وغیرہ ہوئے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بہت زیادہ مشکلات تھی. ابھی یہاں پہ ایک حد تک گزارا ہوا ہے. اپر وزیرستان میں سیریس مسئلہ ہے، ہم آخری حد تک اس پہ جائیں گے. اور دوسرے جو CHC ہیں یہ بہت سارے بند پڑے ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں. میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بڑا سیریس کنسرن ہے میرا، صرف آپ کے حلقے میں نہیں بلکہ پورے وزیرستان میں. اور اس کے حوالے سے میں آپ کا موقف بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیشتر ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ وہاں کے لوکل ایز اے ٹیچرز فیکلٹی ممبرز کام کر رہے ہیں. اس طرح ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہمارے ہی لوکل جو ہیں وہ ایز اے ڈسپینسرز کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، لیکن ڈیوٹی کوئی نہیں کرتا. اس ڈیوٹی کو یہ باور کرانا کہ جتنے بھی وہاں سے حکومت پاکستان سے پیسے لے رہے ہیں، عوام کا جو ٹیکس ہیں ان سے وہ سیلریز اپنی لے رہے ہیں حکومت سے، آپ کس طرح انشور کروائیں گے کہ جس بندے کی وانا میں اپر یا لوور وزیرستان میں، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹلز میں ہو یا کوئی اور محکمہ ہو، وہاں پہ اپنی پریزنس شو کریں گے، اس کو آپ کس طرح انشور کروائیں گے؟ اس پہ ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں کافی حد تک. میں نے پہلے بتا دیا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں آخری حد تک جاتا ہوں. یہ میرا مقصد بھی ہے اور سٹارٹ بھی میں نے یہاں سے لیا ہے. بعد کی باتیں پھر دیکھ لیں گے. تو اپر وزیرستان میں مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی بڑا سا ہاسپٹل بھی نہیں. ایک مولا خان سرائے میں ہے، وہ بھی تھرڈ پارٹی نے لیا. مطلب کچھ نہ کچھ کام وہاں پہ ہو رہا ہے. اور CHC بہت سارے بند پڑے ہیں. اس کہ ہماری میٹنگ میں ہم نے اسے کہا کہ منتھلی وہ ہمیں رپورٹ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایجوکیشن میں بھی ہے اور ہیلتھ میں بھی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہیلتھ میں ہم نے زیادہ کام نہیں کیا فی الحال، ایجوکیشن پہ ہم نے زیادہ وہ دیا ہے فی الحال. 1 مہینے سے جو کچھ چل رہا ہے تو یہ ہماری فرسٹ پریارٹی پہ. انشاءاللہ اگر 2-3 مہینے بعد پوچھ لیں گے تو کافی بہتری آئے گی. وہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ بھی ہے، مطلب وعدہ بھی کیا ہوا ہے. تو اچھا سا پلان ہم نے بنایا کہ ہم جو کمی وہ KP گورنمنٹ سے ہم اس کو پورا کر دیں. لیکن ڈیوٹی کرنا تو فوراً جو نا اس کو کے لیے ہم نے اچھا سا پلان بنایا ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ڈیوٹی نہیں کرے گا آپ کیا ایکشن لیں گے؟ تو ہم نے اس کو کیا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وارننگ ہوتی ہے. مطلب اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مطلب 5-10 مہینے نہ آ جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں جو نا وہ ریڈ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہماری پلان ہے کہ مطلب اس کو یہاں پہ مطلب پالیسی نہیں ہے، ختم نہیں کر سکتے، لیکن دوبارہ ان کو سیلری وغیرہ نہیں ملنا چاہیے. مطلب وہ نہ ہو کہ وہ 3 سال نہ آئے اس کے بعد جو نا عدالت جاتے ہیں دوبارہ اس کو وہ آ جائے. اس کے لیے ہم پلان بنائیں گے کہ یہ سسٹم بالکل ختم ہو. ڈیوٹی نہیں کر سکتے، وارننگ دیتے ہیں، مطلب اس کے باوجود نہ آئے تو پر اس کو فارغ کر دیں. آپ یہ آن ایئر کہہ رہے ہیں اور میں جب دوبارہ آؤں گا آپ سے میں یہ پوچھوں گا بالکل کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے، کیونکہ یہ بھی بتائے گا اگر اپنا زبیر وزیر صاحب کا کوئی کزن کوئی رشتہ دار ڈیوٹی نہیں کرتا اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. سب سے پہلے میں نے ایک دوسرے انٹرویو میں بھی کہ وہ اس طرح سوال کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے PTI والے پھر یہ کہیں گے وہ کہیں گے. یہ پھر PTI کا نہیں ہوگا اور یہ میرا کزن نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم ان سے سٹارٹ لیں گے. ہمارے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ چیز ہمارا ہے بھی نہیں ہے، ہمارے فیملی کی بھی نہیں. کوئی سرکار 1+4 نوکری بھی ہماری نہیں ہے. کوئی بھی ہمارے فیملی سے کوئی کسی کا جاب بھی نہیں ہے. میرا کوئی اسکول ہے نہ کوئی وہ ہے. کوئی دوست ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ میں نے زیادہ اپر میں نہیں کیا چونکہ وہ
ज़्यादा तक मैंने इस साइड पे तवज्जो दी है। मैं सच बता रहा हूँ कि अपर में हमारे लिए मसले भी है, वहाँ पे लोग भी कम है, और मेरे लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई इस तरह मसला वहाँ पे न बन जाए, चूँकि वज़ीर मसूद का कि मतलब लोगों में वो मतलब परसेप्शन आ जाए, वो ना आ जाए इस तरह। इस वजह से मैं आसिफ हमारा जो PK वो है MPS साहब, हम इनके साथ रहते हैं माशाल्लाह, वो भी एक्टिव, वो भी लगे रहे हैं। हमारी मीटिंग भी हुई है, आगे मतलब है उसके मशरे के मुताबिक हम इसको अपर वज़ीरिस्तान को ले जाएंगे, कोशिश करने की कि इसके मुताबिक हम कर लें। लोअर में हमने काफ़ी हद तक काम किया। जो मेन आबादी होती है हमने यहाँ से स्टार्ट लिया कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जो मेन कैंप होती है, मेन सेंटर जो होती है बाज़ार, यहाँ के नज़दीक जितने भी स्कूल है हम इसको इस तरतीब से आगे ले जाएँ, मतलब बाढ़ तक हम इस सिस्टम को कोशिश कर रहे हैं कि आप इशू को ख़त्म रिजॉल्व करें। अच्छा, एजुकेशन पे आखिरी मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, और लोगों का भी ये क्वेश्चन था कि ज़ुबैर साहब से पूछिएगा कि क्या आने वाले 5 सालों में ज़ुबैर साहब जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए कोई यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं? कोशिश कर लेंगे। ये जो हालात हम जो देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो कुछ हमें मिला है अभी हमारे लिए इजी है, इस पे हम लगे हैं। अपर वज़ीरिस्तान में और लोअर वज़ीरिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वो स्टार्ट कर लेंगे, एक ब्रांच मतलब अपर में वो भी वो और लोअर में भी होगा एग्रीकल्चर का, वो दूसरे मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं, एक अपर में एक लोअर में, ये हमारे लिए स्टार्ट ईजी है। उसके बाद हम देख लेंगे। यूनिवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी हद से ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन पहले साल में जो कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे वैसे मैं वादे नहीं कर सकता हूँ कि अभी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन प्लान है आपका? ये भी प्लान है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरा इनके साथ भी ज़्यादा फोकस है। ये जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी इदारे हैं इनके साथ हम राब्ते में हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ वो कर ले। हमारे फीमेल एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग्स के लिए और मेल के लिए ट्रेनिंग्स भी होते हैं, और ये और बहुत कुछ इनके पास है। लेकिन इनका मसला है कि अपर और लोअर वज़ीरिस्तान में अभी NC का मसला है, वो NC नहीं देते यहाँ पे, मतलब वो नहीं छोड़ते कोई इस तरह। इस पे हम लगे CM के साथ भी हमारी बात हुई कि इस मसले को हल कर ले, तो इसी साइड से हम काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं, मतलब एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी, और मतलब यूथ एंगेजमेंट में काफ़ी एक हद तक हम इस पर काम कर सकते हैं। आप उनसे पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं? अच्छा ज़ुबैर साहब, एजुकेशन की हमने बात की, हेल्थ की हमने बात की, अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी इंटरनेट के हवाले से, और आपको भी ये आप जानते होंगे कि डिजिटलाइजेशन के बग़ैर, इंटरनेट के बग़ैर अब तो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है कि आप किसी भी शोबे में, चाहे वो मुआशी शोबा हो, सियासी शोबा हो, या जो भी जितने भी शोबे हैं उनमें आप एक्सेल नहीं कर सकते अगर आपकी इंटरनेट तक एक्सेस ना हो। अभी भी वज़ीरिस्तान में बिलखुसूस, अगर चूँकि आप जनूबी वज़ीरिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 3G 4G और हत्ता के कुछ जो महसूद इलाके हैं वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है, और एजुकेशन आजकल के इंटरनेट के बग़ैर बेसूद है। तो आप इस मसले को कैसे देखते हैं कि वहाँ पे जो आजकल बुनियादी ज़रूरत है वो नहीं है, एक ह्यूमन राइट है, ये वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? ज़बरदस्त, ये बहुत ज़रूरी भी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी। इसके बग़ैर अगर आजकल मैं कह दूं कि इसके बग़ैर जो ना ज़िंदगी नामुमकिन है, जी नहीं सकते, सब कुछ नामुमकिन है इंटरनेट के बग़ैर। इस पर हमने बात भी की है, 2 दफ़ा हमारे PTA चेयरमैन के साथ बात हुई, उसने टीमें भी भेजी। आज इसी हफ्ते एक और टीम जा रही है, मैं इनके साथ राब्ते में हूँ। मैंने एक जगह के वो दिए हुए हैं कि वो टावर्स का भी मैंने सब कुछ दिया हुआ है कि वहाँ पे टावर लगे, वहाँ पे सिग्नल नहीं है, उसको उस पे बंदे लगे हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं। वो जहाँ पे भी नहीं है उसके लिए टीमें जा रही हैं कि मतलब वो वहाँ पे लगा दे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट PTA चेयरमैन साहब ने किया था कि चंद जगहों पे सिक्योरिटी का मसला होगा, मेरे साथ इसमें रायत कर लेंगे सिक्योरिटी का। मैंने कहा कि बिल्कुल हम कर देंगे। सिक्योरिटी का मसला हो, मतलब 5 दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, सिक्योरिटी वो खैर बंद हो जाए, लेकिन परमानेंट वहाँ पे अपने सिस्टम नहीं लगाया है। मतलब काफ़ी वहाँ पे सिस्टम आप हमारे लिए वो इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल कर दे। वो उसने वादा किया हुआ है कि मुझसे टाइम दे दे, इस पर लगाए। मैं डेली के इस पर मतलब 2-3 दिन में इनके साथ राब्ते में हूँ और इन पर काम कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे उनने काम शुरू किया है, अपर वज़ीरिस्तान में काम शुरू किया है और लोअर में भी किया हुआ है। ये समरबाग वगैरह पे इस पर बंदे लगे हैं, तो ये मैं इनके साथ राब्ते में हूँ।
उम्मीद अच्छी है इंशाल्लाह करीब। और सिग्नल अच्छे भी हुए, वहाँ से जो रिस्पांस आ रहा है मतलब सिग्नल अच्छे भी हुए हैं, कहीं कहीं जगह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर, मतलब वो इंस्टॉल कर दे, सब कुछ मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। जब पे सिक्योरिटी और 2 दिन के लिए कोई मसला नहीं है तो बाकी हम इसको तो आपकी प्रायोरिटी है कि ये 100% इसके बगैर जो ना हम इस पे हम खामोश रह सकते हैं, 100% हम इस पे काम कर लड़ेंगे इंटरनेट का, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, एक दूसरे को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मसला भी यही है। और ये ताकतवर लोग यही भी चाहते हैं कि मतलब इसको पता नहीं चले, लेकिन हम जानते हैं सब कुछ को हर हद आपने ये फैसला किया है कि इंटरनेट के लिए अपनी जिहाद करना है, हर हद तक इस पे जाएंगे, जो भी हो जाए इस पे जाएंगे। अच्छा एमएनए साहब, एक और बड़ा अहम मसला है और आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है आबादी वो यूथ पर मुश्तमिल है, और चूँकि आपका ताल्लुक़ भी वज़ीरिस्तान से है, ना हमें पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, अब मिल रही है। ज़्यादातर लोग बेरोज़गार है, एक ही फैमिली मेम्बर होता है, वो बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और उसी पर सारा गुजारा कर रहे होते हैं। तो यूथ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपके पास क्या प्लान्स है? यूथ के लिए हम कोशिश कर लेंगे कि अगर हम यूथ को एंगेज न कर ले, फिर जो ना वही बात कि फिर जो ना बहुत नामुमकिन है सब कुछ, मतलब ये यूथ बेरोज़गार हो तो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब इसको हम एंगेज कर लेंगे हर एक लेवल पे। जो स्कूल का लेवल है मतलब इसके लिए स्कूल में वो रखेंगे कि हम एडमिशन उनको मिल जाए, इसके लिए हम खुद मतलब इनके ये मास इनरोलमेंट के लिए उनके लिए हम जाएंगे कि मतलब यहाँ पे भी एंगेज कर ले। सेकंड टाइम पे स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इस तरह हर एक गांव के लिए अपना एक मतलब प्ले ग्राउंड हो कि वहाँ पे खेले, ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब एंगेज हो, ये नशे से और बहुत सारी चीज़ों से ये बच सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मेन जो मसला है रोज़गार नहीं है कि हमारे इलाके में वो जो ना यहाँ पे रहे हैं वो यहाँ पे रोज़गार कर ले। यहाँ पे इस तरह कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, मतलब इस तरह वो NGO वगैरह भी नहीं है, और इस तरह बड़े बड़े बाज़ार भी नहीं है कि मतलब वो मुख्तलिफ शक्लों में वो अपना बिज़नेस कर ले या मतलब वहाँ पे प्राइवेट जॉब कर ले। सिर्फ प्राइवेट स्कूल है लोअर वज़ीरिस्तान में, अपर में वो भी नहीं है, मतलब ये बहुत सीरियस मसला है। हम कोशिश कर लेंगे कि ये फिर इनके साथ जो है रोज़गार के साथ रिलेटेड है। हम कोशिश कर लेंगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है हमारी ऐसी नीज पड़े हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब बिल्डिंग बने हुए हैं। सो अभी जो ना सबसे ज़्यादा हमने इस पर भी तवज्जो दिया है कि मतलब हमारे अपर और लोअर के लिए हम जो ना वो जॉब्स दे दे, बिल्डिंग बनाए हैं बहुत सारे, हेल्थ में भी एजुकेशन में भी ऐसी नीज उसके लिए वो नहीं है। वो काफ़ी हद तक जो ना यहाँ पे हम लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं कि मतलब है यहाँ पे वो काम कर लो। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हमारा जो ना ये जो अंगूरड़ा बॉर्डर है ये बहुत अहम और सीरियस मसला है। अपर वज़ीरिस्तान लोअर वज़ीरिस्तान सारे इनसे जो ना वो सही ठीक हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे होटल चलेगा और सब कुछ, बाज़ार बंद पड़ा है, रोज़गार नहीं है, कोई तरीका भी नहीं कि वहाँ पे मैं गुजारा कर लूँ। ये हमारे जितने भी नौजवान हैं मतलब ये मजदूरी के लिए अभी लाहौर जाते हैं, कराची जाते हैं और ये बड़े बड़े सिटी जाते हैं, वहाँ से यहाँ पे इसकी तकरीबन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। नहीं होना चाहिए, हम सब कुछ वहाँ पे है। दूसरी को इसके साथ हम इसको भी एंगेज कर लेंगे। और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पे भी हमारा प्लान ज़बरदस्त है। उसकी क्या प्लान है? प्लान ये है कि अभी हमारी एक प्रपोजल हमने तैयार की, 4 अरब का हमने एक प्रोग्राम चला रही है कि हमारा ये किसको पता नहीं है, हमारे जो चलगोज़े के जो सिलसिला है अपर और लोअर वज़ीरिस्तान की, ये एशिया में ये सबसे बड़ा है। एशिया में, बल्कि दुनिया में भी मुझे किसी इतना बड़ा सा वो नहीं बताया कि मतलब ये बहुत कम जो है ना वहाँ पे जो हमारे ये तो लोग अवेयर भी नहीं है, मतलब ये पता भी नहीं कि ये सोना है ये कितना कीमती है और क्या इसकी कीमत है। लोग यहाँ से लोग आते हैं, मतलब फ़ायदा इनको होता है, मतलब सिर्फ वो जो मजदूरी वगैरह होते हैं, मतलब इनको पता भी नहीं। इसके लिए हमने एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाया है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं हद से ज़्यादा, कि मतलब इसको हम बचाएं। और इसमें जो मतलब जितने भी है इसके लिए हमने ट्रेनिंग भी रखे इस प्रोग्राम में, 4 वर्ष का जो प्रोग्राम है। और दूसरी हमारी कोशिश की हम इसको ISO सर्टिफिकेट दे देंगे ये हमारे चलगोज़े के लिए कि दुनिया में मतलब ये ऑर्गेनिक जो होता है कि मतलब ISO सर्टिफिकेट दे दें कि हम इसको भी इन लोगों इसकी डबल ट्रिपल हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तकरीबन हमारे अंदाज़े के मुताबिक कोई बहुत बड़ा अरबों का वो है, मतलब एनुअल जो मतलब वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन ये हमसे ज़ाया हो रहा है। और यहाँ पे करप्शन, एक मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक एग्री पार्क बनाया हुआ था, मतलब ये दूसरे जो होते वो चला रहे थे, हद दर्जे की करप्शन यहाँ पे हुई है। यहाँ पे इस तरह हमने सिस्टम बनाया कि ये अफगानिस्तान से चलगोज़ा इधर आता था, ये हमारी भी
बहुत बड़ी मार्केट थी, इतने नाजायज़ पैसे लोगों से ले रहा था कि ये अफगानिस्तान ने भी बंद किया और हमारे लिए भी ये गज़ा बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? भी इसको नहीं छोड़ेंगे। हमने जो है इस पर आगे भी बात की और इससे पहले तो कुछ चंद लोगों को वो भी किया, ये इनसे पहले ये प्रोसेस हुई है। कभी भी अगर ये फौजी हो, जर्नल हो, या हम इसको बताएंगे यहाँ पे जो वो कर रहा है, तो वही लोग मतलब इसमें मुलव्वस थे। और हम चाहते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दें, मतलब जो डिपार्टमेंट होते हैं अपने तरीके से इसको चला दे। कोई प्राइवेट और इसकी कोई हक नहीं चलता है, बनता है कि मतलब इस सिस्टम को चलाए, इसमें करप्शन करे और हमारे सिस्टम को ख़राब कर दे। ठीक, तो उसको आप ठीक करने के लिए आपका प्लान है? 100% इस पर वो कर लेंगे। तो मतलब ये हुआ है, और कहीं ऐसा तो नहीं है का नुकसान हुआ है इस वजह से? जुबैर साहब, कभी ऐसा तो नहीं है कि लोग कहेंगे कि जी आपका, जिस तरह हमने माजी में देखा है कि हमारे ही इलाके के MNAs MPAs ने रेट लगाया था स्केल 1 के लिए इतने लाख, स्केल 10 के लिए इतने लाख, कि जुबैर साहब को तो ये खबर तो नहीं, बल्कि जुबैर साहब कह रहे हैं कि अगर नौकरी चाहिए मुझे इतने लाख देने होंगे। तो मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ, उसको भी चैलेंज करता हूँ जिसने ये बात कही है कि अगर कभी भी मतलब इसको ये मौका मिल जाए, सारे अवाम को मैं इजाज़त देता हूँ कि आप ओपन आ जाए, जिस मीडिया भी कैसे जहाँ पे भी बुला सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने गिरबान में पकड़े। हमारी कोशिश होगी कि मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। दूसरे को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये भी नहीं करके मेरा अपना है या पुराना है, ये मेन मसला है। हम कोशिश करते हैं कि मेरिट पे नौकरी देंगे आप, हो जिसका भी हो, मतलब मेरिट पे वो आ जाए। ये वाहिद हल है। जहाँ पे मेरिट ना हो तो यही गज़ाब होगी, ये जो आप देखते रहे हैं। मतलब ये जो हम कोई अदारा जो ना हम आगे नहीं ले जा सकते, ये मेन वजह है कि करप्शन की वजह से। हम ओपन ऐलान कर लेंगे कि आज जो भी एलिजिबल हो, अगर कभी भी आपको पता चला किसी ने आपसे बता दिया तो फिर दोबारा आना करिए आप मुझसे। अच्छा, एक और अहम इशू हम वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, वाटर, पानी का। वाटर लोअर हो रहा है, वहाँ पे जो वाटर टेबल है वो नीचे ही जा रहा है। तो उसके लिए हुकूमत भी ये कह रही है, वहाँ के जो पढ़े लिखे वो भी कि डैम्स बनने चाहिए। तो पहले तो उस हवाले से जो पानी का मसला है उस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा, साथ में ये भी ऐड कीजिएगा कि अगर आप डैम्स बनाते हैं, ज़ाहिर है जहाँ पे भी डैम बनता है वहाँ के जो लोकल होते हैं वो रजिस्ट करते हैं कि जी यहाँ पे हम डैम नहीं बनने देंगे, चाहे आप जो कर ले। नॉर्थ में भी यही चल रहा है, कमीशन। जी। तो वे उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी? डैम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए तो फिर किस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे? इनसे पहले हमने इस पर काफ़ी हद तक जो ना इस पर काम किया। मैं पहले आपको बता चुका, मैं वन वेलफेयर एसोसिएशन का सदर हूँ। काफ़ी कैंपेन हमने वो इस पर किए। अभी लोअर वज़ीरिस्तान में ये मसला एक हद तक हमने ख़त्म किया है। कौमी इस पर कोई मसला नहीं होगा। एक जगह पे हमने उसको छोड़ दिया, हमने आइडेंटिफाई भी किया है साइड, लेकिन मैं स्मॉल डैम्स की वो कर रहा हूँ। चेक डैम की में होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है एक स्मॉल डैम अपर में होना चाहिए, एक लोअर में होना चाहिए कि मतलब ये पानी स्टोर हो जाए और वाटर टेबल मतलब है वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए हमारी प्लान है। CM के साथ बात हुई है, तो सिर्फ फंड का मसला है। इधर US साइड के फंड था, तो उसने भी वादा किया कि हम एक हिस्सा इसे रखेंगे, मतलब इस पे स्टार्ट लेंगे। इस पे हम लगे हैं सिर्फ बजट की वजह से। इंशाल्लाह करीब चंद दिनों में हम ये एक बड़े डैम की वो कर लेंगे। लोअर में भी, अपर पे भी मैं लगाऊं कि एक जगह बता दी कि एक लोअर में और एक अपर में, मतलब एक पर वहाँ के लोगों को कन्विंस कर लेंगे आप? लोअर में मैं कन्विंस कर सकता हूँ, अपर के साथ मतलब हम लगे हैं, कोशिश कर लेंगे कि हम इसको कन्विंस कर लें। अच्छा जुबैर साहब, अच्छे हैं इंशाल्लाह, मतलब है कि हमारी तरफ से कोई वो लालच ना हो, तो लोग अच्छे हैं इंशाल्लाह, इस पास से जाओगे। जुबैर साहब, जिस तरह आपने बात ही की, आपने विजन शेयर, यकीनन ये आप वहाँ की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन हम कुछ अरसे बाद आपके पास दोबारा आएंगे। आपने जो बातें की हैं ऑन एयर, या हम आपसे पूछेंगे कि इन प्लान्स के ऊपर, इन जो आपने एक प्रोजेक्ट्स बताए हैं, इन पे कितना काम हुआ है, और फिर हम आपसे दोबारा सवाल करेंगे। बिल्कुल, इस पे दोबारा भी सवाल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं कुछ और भी आगे बता दूंगा कि यहाँ तक मैं वक्त से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हैं। अभी KP में भी हमारे लिए मसले है। CM हमारा अपना है, हमारा KP, लेकिन फिर रिलेटेड है इधर फेडरल के साथ। यहाँ पे से पूछना हो तो फिर वहाँ पे नहीं हो सकता। अब भी हमारी CM देख ले, जिस दिन से PTI की हुकूमत आई है, उनने ठीक ठाक बिजली थी, उन्होंने पूरे KP से बिजली बंद की हुई है। वजह ये कि इसको नाकाम करने के लिए लोग इसके पीछे ये गर्मी में
पिटाई के पीछे हमारे सीएम के पीछे कोई बदवा दे, ये प्री प्लान है, ना ख़त्म है ना कुछ, वो हमारे साथ ज्यादा करें, हम इस पे लगे हैं। और भी हमारे जो ना पुलिस में भी बहुत सारे मसले हैं, हम चाहते हैं कि हमारा अपना कोई IG हो, हम इस वो नहीं दे रहे हैं, हमारा वो ये मसले हैं। लेकिन ये जंग हम लड़ेंगे, हमारी कोशिश होगी, ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अपने इसका बॉर्डर का आपने वो सवाल नहीं किया, मैं बताता हूँ कि मतलब जी वो आपने चूँकि अंगूर अड्डे की बात, कल वो डेलीगेशन भी आया था, ये मसला अब चमन में भी जारी है, अंगूर अड्डा है, इस तरह बाकी जो बॉर्डर्स हैं, ये मसला क्यों, ये हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ये हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो बस ये रोशनी के महलों में बैठे हुए, मतलब वो फैसले करते हैं, किसी वहाँ लोकल से पूछते भी नहीं, बस वो फैसला करते हैं, ताकतवर लोग हैं। ये मसला बना हुआ है, ये बॉर्डर बंद किया हुआ है, मतलब वहाँ के लोगों के कुछ वो थे, पहले डिमांड्स थे, मतलब हमारे लिए स्कूल डिस्पेंस इस तरह के डिमांड्स थे, इतने बड़े भी नहीं थे। उसके बाद जो ना अभी जो सीरियस मसला बना हुआ है वो ये कि वहाँ पे वीज़ा का जो वीज़ा के, अगर आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान एक ऑफिशियल वीज़ा होना चाहिए, बेशक जो वीज़ा वो होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे हर एक बॉर्डर पे उधर भी हमारे बंदे, इधर भी हमारे बंदे, फैमिली मेंबर्स है, वो भी मतलब उस साइड पे रहते हैं, वो भी इधर है, शनाख्ती कार्ड ने हमने भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। हम ये चाहते हैं कि मतलब किसको के लिए एक कलेदा सा वो दिया करे, ई कार्ड इशू कर दे, कि मतलब 20,000 और 25,000 जितने भी लोग हो इसको ये कार्ड इशू कर दें, मतलब को आसानी से इधर उधर जा सके, फैमिली उधर भी है इधर भी है। तो फिर ये छोटा सा मसला है। वो आए थे, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे जरगे के साथ। मैंने इंटीरियर मिनिस्टर को लिखा था कि हम इस डेलीगेशन के गोराडा बॉर्डर की जो डेलीगेशन है इनके साथ मीटिंग कर दें, लेकिन बहुत अफसोस के साथ उन्हें कह दिया कि ये मेरा मसला नहीं है, आप फलाने फौजी के पास जाएंगे, ये मसला वही हल कर देंगे। बहुत अफसोस की बात है। तो फिर यहाँ से बात मतलब वो हल करते हैं, तो आप फौजी के पास गए, किधर में ढूंढ लो, कहाँ पे ढूंढ लो। अभी जो ना दोबारा हमने स्टेज लिया, हमारी जो अलायंस है, आज रात को हमारी खाना भी इकट्ठा खाना भी खा लेंगे, और इनके साथ हमारी वो हुई है, कल मीटिंग भी हुई है, मतलब हम असेंबली फ्लोर पे भी इसको उठाएंगे जहाँ तक हो सके। मैं ये आज अभी जो मौजूद है ये सबसे ज़्यादा मतलब है कि हम इसको ओपन कर दे, चूंकि हमारे जो कुछ बचा हुआ है वो खत्म होता जा रहे हैं। और वो रोजगार के भी बड़ा इशू बना हुआ है, मसला है। और नहीं, अगर ये रोजगार ना हो तो और कुछ है नहीं हमारे इस पे। लोअर हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है और कुछ भी नहीं है, मतलब ये बॉर्डर है, इस पे इतना को गुजारा होता है। वो जो टैक्स होते हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, जो इस पे जो तरीक़ेकार होता है, इससे हम इनकारी नहीं है। मतलब वो होना चाहिए, मतलब रोजगार हो, रोजगार आ जाए तो लोग खुश होंगे, रोजगार होगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर दुबई की ज़रूरत नहीं होती, लाहौर जाने की मजबूरी के लिए नहीं होती, तो फिर ये सिस्टम, ये सिलसिला चलेगा नहीं। इंशाल्लाह इस पे हम लगेंगे, करीब कोई रिजल्ट आ जाएगा, आउटकम आ जाएगी, वो काफ़ी बेहतर किस्म की प्रेशर हमने बनाई हुई है, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। अच्छा ज़ुबैर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। ड्रग्स, आइस, चर्स, दीगर जो ड्रग्स है वो बहुत आम सीरियस इशू है वज़ीरिस्तान में भी, आपके इलाके में, हमारे इलाके में। उसके लिए कोई प्लान है, या ये जो इशू है ये आपके लिए कितना अहम है? ये बहुत सीरियस मसला है। अगर वज़ीरिस्तान जितना भी वज़ीरिस्तान का है, मैं अगर ये कहूँ कि वज़ीरिस्तान कुछ गुजारे का भी है, अगर इधर आ जाए, पेशावर देख ले और ये पूरा पाकिस्तान देख ले, ये काफ़ी हद तक मतलब ये फैला हुआ है, ये चीज़ हद तक फैली हुई है। तो वहाँ पे जो ना हम कोशिश कर लेंगे, लोगों के ज़रिए भी हम अवेयरनेस के प्रोग्राम भी करेंगे कि मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसका असल इसके जो वो होते हैं, मतलब ये सप्लायर होते हैं, कोशिश कर लेंगे कि मतलब हमारे जो वहाँ पे पुलिस है और BC के इस पे खड़ी नज़र रखें, तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे सप्लाई न हो। एक ये हल है कि मतलब इसको कम कर ले। और दूसरी बात ये हमारी कोशिश भी होगी कि इस ये जो होता है कि इसके लिए हम वहाँ पे अपर और लोअर इज़ार में कहीं पे हम एक अस्पताल भी बना दे। लोग काफ़ी हादी हो चुके हैं, बहुत सीरियस मसला बड़ा, अगर आप ये स्टेप लेते हैं बहुत बड़ा स्टेप है, रिहेबिलिटेशन सेंटर आप बनाते हैं, वो कर लेंगे। और इसका हल भी यही कि मतलब एक हुकूमत पे हम वो कर लेंगे, मतलब जहाँ पे सप्लाई होता है ये चीज़, और दूसरे अवेयरनेस के हम इसमें प्रोग्राम कर लेंगे कि बच्चों से जिस। और इसके लिए कब आप प्रपोजल देंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए? तो देख लेंगे, और अभी तो मतलब ये बजट वगैरह थी, अभी जो ना वो देंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि कहीं से मिल जाए। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जब कुछ अरसे बाद फिर हम आपके सामने हाज़िर होंगे, और आपने जो यहाँ पे वादे किए हैं
وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ وعدے وفا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تھینک یو بہت اسد صاحب, شکریہ. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ. ہر ٹائم آ سکتے ہیں, جس دن جس ٹائم آپ پوچھ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.